हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सी टेट साइंस पेडागोजी डिस्कस की थी और इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं सी टेट मैथ्स पेडागोजी। ठीक है, जैसे आपको पता है सी टेट के मैथ्स में क्वेश्चंस के साथ आपको जो न्यूमेरिकल बेस्ड है उसके साथ साथ पेडागोजिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के कहाँ से किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैथमेटिक्स की डेफिनेशन से। ठीक है, कि है क्या ये मैथ्स। तो मैथ्स के बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि इसे क्या कहा जाता है। मिरर ऑफ सिविलाइजेशन है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मल डिडक्टिव रीजनिंग है, इज द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग है, साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ एंड नॉलेज। इस सब को हम क्या नाम दे देते हैं, मैथ्स आ जाता है ये। ठीक है, डायरेक्टली मतलब आपसे क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाट इज मैथ्स या मैथ की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, या नोट करके तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद बात आती है कि अगर ये जो मैथ्स है इसको पढ़ाने का मोटिव क्या है, स्कूल में पढ़ाया क्यों जाता होगा। आपको पता है कि एम से ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी वहाँ एम से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। वो एनसीएफ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, इन जनरल भी एम पूछ सकता है। तो आपने सारी चीज़ें याद रखनी। ठीक है, एनसीएफ ने क्या क्या बोला है वेरियस सब्जेक्ट के लिए वो भी मैं बता दूंगी, इसमें मैथ्स का भी बात बता दूंगी। बट अभी देखते हैं कि इन जनरल क्या है, एम क्या रहता है मैथ्स को पढ़ाने का, चाहे वो किसी भी लेवल पे है। आपको पता है फर्स्ट क्लास से मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है और 10th तक पढ़ाया जाता है। ठीक है, मतलब 2020 पॉलिसी से पहले तो ऐसी चीज़ थी, अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी। तो ये क्या गया, टू नेबल द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ मैथमेटिक्स नंबर एंड क्वांटिटीज रिलेटेड टू देयर डेली लाइफ, है ना, डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी मैथ्स रिलेटेड चीज़ें हैं। enable the child to solve mathematical problem of his daily life, create a stable type of discipline in the mind of child, to develop in the child fundamental skill and process of mathematics, to prepare the child for elementary as well as higher education in science and engineering etc, to develop the mind of child। ठीक है, मतलब जैसे एनसीएफ ने क्या कहा कि मैथ्स को पढ़ाने का मोटिव सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि उसे हम थ्योरम्स फार्मूलाज बता दें, है ना, उसका मैथ्स का रियल लाइफ में कुछ यूज़ है, बच्चा अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, है ना, उसमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो सके। आगे जाकर हायर क्लासेस में वो नई नई डिस्कवरीज करेगा जहाँ पे मैथ्स का उसको यूज़ होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो बेसिक जो भी प्रोसेसेस हैं, फंडामेंटल स्किल्स हैं मैथ्स के, हमें डेली लाइफ में जो भी ज़रूरत पड़ती है वो सारा बढ़ाने ही क्या आ जाता है, एम या ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास से ही बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, जो शुरू में काउंटिंग के फॉर्म में होता है, फिर धीरे धीरे प्लस माइनस ऐसे इंक्रीज होती जाती हैं चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स जो है वो हायर एजुकेशन में ही यूज़ आना है, या जिन्होंने हायर एजुकेशन में मैथ्स को परस्यू करना है, साइंस की फील्ड में जाना है ना, कुछ डिस्कवरी करनी है, वहीं पे यूज़फुल है। डेली लाइफ में भी हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैथ्स को इंटीग्रल पार्ट माना जाता है एजुकेशन का। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है मैथ्स है क्या और इसका एम क्या है स्कूल में पढ़ाने का, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। आता है अप्रोचेज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स गणित को पढ़ाने के क्या तरीके हैं। इंडक्टिव हो सकता है, डिडक्टिव हो सकता है, एनालिटिक हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करते हैं। पहला आता है इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि, है ना। तो वैसे तो आप जो बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी है ना आपकी, जैसे लैंग्वेजेस की होगी, उसमें भी ये मेथड्स ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो बट पर्टिकुलरली यहाँ पे हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो मेथड है, ये पेस्टोलॉजी और फ्रांसिस बैकन हो गए, इन्होंने एडवोकेट किया इस मेथड को। इंडक्टिव मेथड एक तरह का साइकोलॉजिकल मेथड माना जाता है, और अगर लोअर क्लासेस को पढ़ाने के बारे में हम बात करते हैं तो स्पेशली वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वैसे तो जब भी ये आता है तो सारी क्लासेस के लिए यूज़फुल है, बट लोअर के लिए तो मस्ट है ना। तो इसमें क्या होता है,
इसमें एक पर्टिकुलर केस से जनरल रूल सेट किया जाता है, मतलब जिसे हम क्या कह देते हैं एग्जाम्पल टू रूल। पहले बच्चे के सामने एग्जाम्पल दिए जाते हैं बहुत सारे, फिर एक जनरल रूल सेट कर लिया जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सीधे जैसे छोटा बच्चा होता है उसे सीधे मैथ्स के फॉर्मूला नहीं बता दिए जाते, उसे पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि देखो ये एक क्या है, ये एक पेन है, ये एक और पेन है, तो ये कितने पेन हो गए, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल। फिर उसके बाद एक रूल सेट कर देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बताया जाता है, बच्चा खुद से फॉर्मूला तक पहुंचता है। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जैसे मैंने दिखाया एक पेन दो पेन है ना, तो कंक्रीट चीजें ऐसे फिर 1+1=2 होता है कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बच्चा करना शुरू कर देता है। तो पहले दिखानी पड़ेगी चीज, उसके बाद वो मन में ही उस चीज को कर सकता है। नोन टू अननोन, जो उसको जानता है बच्चा जिन चीजों को पहले उनके बारे में पहले बताया जाता है। फिर जो अननोन चीजें हैं जैसे फार्मूला हो गई, थ्योरम्स हो गया, वो सारी चीजें बताई जाती हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है, मतलब पहले जैसे हम सिंपली काउंटिंग बताते हैं, फिर प्लस करना, फिर माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ऐसे डिफिकल्ट चीज़ें भी बताना शुरू कर देते हैं ना। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच होगी, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और ये ऐसा ही नहीं मैथ्स में ही, ये बाकी भी जो सब्जेक्ट्स की पेडागोजी है उसमें आपके काम आएगी चीज़। नेक्स्ट आता है इसकी एप्लीकेशन क्या है इंडक्टिव मेथड की। तो इसमें क्या किया जाता है, रूल्स आर टू बी फॉर्मुलेटेड, रूल बनाए जाते हैं, रूल्स तक पहुंचा जाता है, डेफिनेशंस फॉर्मुलेट की जाती हैं, फार्मूलाज को ड्राइव किया जाता है, जनरलाइजेशन और लॉज आर टू बी अराइव्ड एट, और एक जनरल चीज तक पहुंचा जाता है, लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई रूल बनाया होगा वो शुरू से रूल था, है ना। पहले कोई भी पर्सन ने क्या किया होगा कि अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करी होंगी, फिर लगा होगा यार इन सब में ये चीज कॉमन है, तो मतलब इसका हम एक रूल ही बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूजफुल है ये। उसके बाद आता है डिडक्टिव। डिडक्टिव निगमन विधि जो है, निगमन विधि में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा आगमन का। जर्नल टू स्पेसिफिक मतलब सीधा पहले रूल फिर स्पेसिफिक चीज। एग्जाम्पल जैसे जो टीचर है वो क्या कर देता है, पहले एक रूल बता देता है, जैसे सर्कल का एरिया ये है, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्म क्वेश्चंस करा देगा और बाकी बोलेगा बच्चा तू खुद कर ले, है ना। तो उसे कहेंगे जर्नल टू स्पेसिफिक। अननोन टू नोन, जैसे अननोन चीज पहले बता दी, फिर नोन चीजें कि ये लो एक रेडियस है, उसका रेडियस इतना है एंड ऑल। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट होता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होता है, ठीक है। तो डिडक्टिव मेथड जो है उसमें क्या किया जाता है, ये हायर क्लासेस के लिए यूजफुल रहता है। क्यों यूजफुल रहता है, क्योंकि उनका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है और मेंटल डेवलपमेंट हो चुकी होती है उनकी काफ़ी ज़्यादा, तो सीधा एक रूल्स को समझ सकते हैं, हाइपोथेसिस को समझने की एबिलिटी उनमें आ जाती है। तो इसलिए हाई क्लासेस में इसका यूज़ कर सकते हैं, लोअर क्लासेस में इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनालिटिक मेथड, विश्लेषणात्मक विधि। जैसे आप ब्लूम टेक्सोनोमी में भी पढ़ते हो, है ना, ये बीच जैसे का लेवल है। एनालिटिक का मतलब ब्रेक डाउन करना है आपने चीज़ों का, तो वही आ गया यहाँ पे, ब्रेकिंग अप इनटू कंपोनेंट्स, किसी भी प्रॉब्लम को कंपोनेंट्स में तोड़ देना है। अननोन टू नोन है, मेथड ऑफ डिस्कवरी एंड थॉट है, लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग है, साइकोलॉजिकल मेथड है, एप्लीकेशन और इंडक्टिव रीजनिंग है, इनफॉर्मल एंड डिसऑर्गेनाइज्ड है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर है, एनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। मतलब अब मैं इन सारी चीज़ों को मतलब बता देती हूँ आपको। एनालिटिक मेथड में क्या होता है, नॉलेज का ब्रेक डाउन किया जाता है। मतलब जैसे बच्चे को ब्लूम टेक्सोनोमी में आप पढ़ते हो कि पहले बच्चे को किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज दे दी जाती है, फिर वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, फिर वो उसे अप्लाई करके देखता है, फिर उस नॉलेज का वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद अब उसे नहीं पता उससे क्या चीज़ बनेगी, तो इसलिए अननोन टू नोन बन गया। और जब ब्रेक डाउन करता है तो उसके बाद नई कुछ चीज़ बनाता है, वो नई कुछ डिस्कवरी करता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, बट एक साइकोलॉजिकल मेथड है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे खुद से चीज कंपोनेंट्स का ब्रेक डाउन करके देखता है और नया कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता है ना। तो इंडक्टिव रीजनिंग की ही एप्लीकेशन है, क्योंकि जैसे उसमें हमने पढ़ा कि अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, फिर उनमें कोई कॉमन चीज़ हम नोटिस करते हैं और एक रूल तक पहुंचते हैं। इनफॉर्मल है, डिसऑर्गेनाइज्ड है थोड़ा, है ना, बट लर्नर की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, मीनिंगफुल लर्निंग को इनक्रीज करता है, और प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जबकि सिंथेटिक, उसका अगला स्टेप आ जाता है। सिंथेटिक मेथड में क्या होता है, ये सिंथेसाइज किया जाता है यहाँ पे चीज़ों को, एनालिसिस का उल्टा आ जाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में मतलब इसमें जो पहले एक बार रीड कर लेते हैं। कंबाइनिंग द एलिमेंट्स टू गेट समथिंग न्यू,
known to unknown, short method, increase rote learning, logical method, application of deductive reasoning, formal and synthetic है, product of thinking है, learner is passive। तो यहाँ पे नया कुछ क्रिएट कर दिया जाता है। ओके, तो जैसे पिछले में ब्रेक डाउन किया, पिछले मेथड में चीज़ों का कंपोनेंट्स का ब्रेक डाउन किया, यहाँ से सीधा कुछ क्रिएट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाएगा नया कुछ बनाने के लिए। तो नोन ही चीज़ है, वो कंपोनेंट से बना रहे हो जो आपने ब्रेक डाउन किया है, तो नोन से अननोन की तरफ है, पता नहीं अब नया क्या बनेगा, है ना। शॉर्ट मेथड आ जाता है क्योंकि जो कंपोनेंट्स हैं आपके सामने उसी से कुछ बनाया जाता है। और यहाँ पे रोड लर्निंग को इंक्रीज करता है कैसे, क्योंकि पीछे जो कंपोनेंट्स हैं आपके सामने ही हैं वो चीज़ें, ठीक है, वो ऑलरेडी हैं, तो उन्हीं से कुछ बनाना है, तो रोड लर्निंग को बढ़ावा देता है। लॉजिकल मेथड माना जाता है इसे। ये डिडक्टिव रीजनिंग की, मतलब अलग अलग जो फार्मूलाज हैं जैसे आपके सामने, है ना, उसके बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, तो इसलिए बोला ये प्रोडक्ट ऑफ थिंकिंग है। और लर्नर जो है यहाँ पे पैसिव हो जाता है, क्योंकि उसके सामने जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, जो कंपोनेंट्स दे रखे हैं, उसी से उसने कुछ बनाना है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोल दिया कि लर्नर यहाँ पे क्या होगा, पैसिव होगा। नेक्स्ट आता है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। ह्यूरिस्टिक जो है क्यों, वो कहाँ से बना है, ह्यूरेरे से बना है। लैटिन वर्ड है ह्यूरेरे, जिसका मतलब होता है टू फाइंड आउट, है ना। तो उसी से आपको समझ आना है। यहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चों के सामने कुछ प्रॉब्लम दे दी जाती है और बोला जाता है कि आप क्या करो, इसकी डिस्कवरी करो, मतलब प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुँचो। तो इसमें बच्चे में इंक्वायरी एंड स्पीच रिसर्च इंक्वायरी एंड रिसर्च की हैबिट इंडल्ज होती है। अनेबल टू लिसन, टू ऑब्जर्व, टू आस्क एंड टू डिस्कवर, वो चाहे सुनता है, ऑब्जर्व करता है, पूछता है, डिस्कवरी करता है ना। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आती है, तो इसके लिए ये एक अच्छा मेथड आ गया, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मतलब खोज, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम, एक प्रभावी गणित कक्षा कैसी होनी चाहिए, तो ये एनकरेज करती है स्टूडेंट्स को टू वर्क कोऑपरेटिवली विद अदर्स। मतलब एक इफेक्टिव क्लासरूम में आपने क्या करना है, एनकरेज करना है बच्चों को कि एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट करें। यूज ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग टू स्टिमुलेट स्टूडेंट्स टू अप्लाई देयर मैथमेटिकल थिंकिंग स्किल्स। आपने बच्चों को क्या करनी है, ग्रुप प्रॉब्लम्स देनी है सॉल्व करने को, जिससे कि उनकी ये जो मैथमेटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं इनको ये स्टिमुलेट हो पाए, ठीक है। गोल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए यहाँ पे, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल एंड क्लासरूम होना चाहिए, ठीक है। तो एक इफेक्टिव क्लासरूम में ये सारी चीजें होनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो मतलब यहीं से अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो टीचर है उसका रोल क्या होना चाहिए। एक आप मैथ्स के टीचर हो, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि भाई आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे पढ़ाओगे, मैथ्स का टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, या आप मैथ टीचर हो, क्या करोगे। तो वही है, यहाँ से भी कन्फर्म आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। द टीचर चैलेंजेस स्टूडेंट टू थिंक डीपली अबाउट द प्रॉब्लम दे आर सॉल्विंग, रीचिंग बियॉन्ड द सोल्यूशन। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैथ्स टीचर की बात होगी। तो टीचर ने क्या करना है, चैलेंज करना है स्टूडेंट्स को। मतलब उनके सामने आप कोई प्रॉब्लम्स ऐसी दो जिस जहाँ पे वो किसी उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुँचने की कोशिश करे और अपनी सोच के परे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है। द टीचर पोजेस क्वेश्चन दैट नॉट ओनली स्टिमुलेट स्टूडेंट्स इनेट क्यूरियोसिटी बट ऑल्सो एनकरेजेस देम टू इन्वेस्टिगेट। एज ए टीचर आपका ये भी काम है कि बच्चे से आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो जो उनकी जो इनेट क्यूरियोसिटी है उसको सेटिस्फाई करे, उसको स्टिमुलेट करे, और वो आगे से और इन्वेस्टिगेशन करे कि अच्छा और क्या चीज़ें हो सकती हैं ऐसी, ठीक है। प्रोजेक्टिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट मैथमेटिक्स एंड अबाउट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू डू मैथमेटिक्स। आपने एक इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड प्रोजेक्ट करना है मैथ्स के बारे में कि जिससे बच्चा क्या करे, मैथ्स में इंटरेस्ट आए उसका, और वो जो मैथ्स की के लिए एक पॉजिटिव दृष्टिकोण उसमें आ सके। अदरवाइज जैसे मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा डर होता है ना बच्चों के सामने कि डिफिकल्ट होगा, समझ नहीं आएगा, तो ये आपका काम है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ मैथ्स के बारे में, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का भी रोल दिया गया है यहाँ पे। स्टूडेंट क्या होने चाहिए, एक्टिवली इंगेज इन डूइंग मैथमेटिक्स। जो बच्चा है वो एक्टिवली इंगेज हो मैथ्स को करने के लिए, क्योंकि जो लर्निंग बाय डूइंग है उसी से आप बच्चे का मैथ्स अच्छा बनेगा। सॉल्व चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। शेयर मैथमेटिकल आइडियाज, यूज मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस टू कम्युनिकेट मैथमेटिकल आइडियाज।
और वो क्या करे, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस का यूज़ करे, मतलब नए नए विचार उसमें जो आते हैं उनको एक दूसरे से साझा करे, अपने आइडियाज़ को बताए, है ना, दूसरे के आइडियाज़ को सुने। तो यहाँ पे स्टूडेंट का रोल भी दिया गया। लास्ट बात करते हैं रिमेडियल टीचिंग इन मैथमेटिक्स। आपको पता है जब इवैल्यूएशन होगा, जैसे साइंस में हमने इवैल्यूएशन टेक्निक पढ़ा था, सेम मैथ्स में भी वही रहेगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे हम रेमेडियल टीचिंग के बारे में बात करेंगे। तो अगर वो आपने साइंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, मैं वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है रिमेडियल टीचिंग में क्या किया जाता है, बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल आ जाएगा, एन अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेस आ सकता है, इंडिविजुअल टीचिंग करा सकते हो, एडिशनल क्लास वर्क दे सकते हो, एडिशनल होमवर्क दे सकते हो। अब जो भी बच्चे की समस्या है उसी के अकॉर्डिंग आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब जो इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन आ जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाता है, यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, वो तो आपकी हेल्प करेंगे। बट ये वाली जो हमने अभी क्लास करी, इसमें ना पर्टिकुलरली जो भी सब्जेक्ट का उसका एम ऑब्जेक्टिव, उस जो पर्टिकुलर टीचर है, जैसे हम मैथ्स का है तो उसका क्या रोल है, किस तरह से अपने बच्चे की हेल्प करनी है, एक बच्चे में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है, किस टॉपिक को कैसे बढ़ाना है, वो सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि जैसे साइंस की पेडागोजी से, मैथ्स की पेडागोजी से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपने किस तरह से अपने माइंड को ट्रेन करना है उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट जब भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।